मैं जब चाय बेचा करता था तो लोगों से वादा किया करता था जी कि आप एक कप चाय लीजिए, हाँ। आपको इसके साथ बिस्कुट का पैकेट भी फ्री मिलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर जब आप चाय के साथ बिस्किट का पैकेट दे देंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे होता था? वो पैकेट मैं खाली दिया करता था। भाइयों बहनों, बेबी को बेस पसंद होगा, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद होगा, लेकिन मुझे तो देश पसंद है। आपको मेरा और मोर का वीडियो बनाना है। वीडियो ऐसा बनाना है जिसमें मैं और मोर एक साथ आ जाएं। अलग अलग तरीके से मैं निकल करके आऊँगा, अलग अलग ड्रेस भी पहनूंगा। 2017 में जो है लाफ्टर चैलेंज में मैं था और वो जो मेरा एपिसोड था वो मैंने इतने टाइम से इतनी प्रैक्टिस करके बनाया था और वो जो बैन हो गया तो वहां से मुझे बहुत ठेस पहुंची। मुझे ये लगा कि अब कॉमेडी के अंदर राजनीति आने लग गई है। मैंने पेट्रोल पंप पे वीडियो बनाया और केस करने को तैयार हो गए। मुझे पुलिस वालों का फोन आ रहा है कि आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा। मैंने कहा ये कैसे हो गया? जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि मीडिया तो स्तंभ है, मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए, वो ह्यूमर को पसंद करते हैं। ओरिजिनली में ऐसा कुछ है नहीं। राजस्थान से चुनाव न लड़कर आप वाराणसी से क्यों लड़ना चाहते हैं? फिर आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप हेडलाइंस में छाना चाहते हैं। मैं वहां पे सुर्खियों में छाऊंगा तो मैं ये बात बोल पाऊंगा पूरे देशवासियों को कि जो सूरत में हो रहा है, जो चंडीगढ़ में हुआ, जो इंदौर में हुआ, वो नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र की हत्या है। मोदी जी ने तो कहा था कि भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। मैं मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। तो जैसा मोदी जी ने कहा था, मैं भी फकीर आदमी हूँ जी, झोला उठा करके चल देता, लेकिन आपने झोला उठाने नहीं दिया। वाह कमाल है आप, कमाल है बिल्कुल, वाकई शानदार, बेमिसाल, शानदार, बाकमाल, क्या शख्स है आप। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर दे रहा है? ये है श्याम रंगीला। वैसे तो माना जाता है कि कॉमेडियन है, यानी कि हंसी मजाक से लोगों का दिल बहलाते हैं। प्रधानमंत्री की एक तरह से मिमिक्री करने के लिए राहुल गांधी की मिमिक्री भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री की मिमिक्री और जिस गज़ब तरीके से वो करते हैं, जितना एक्यूरेसी के साथ वो करते हैं, वो बच्चों को हैरान कर सकता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी नींद में ये आवाज़ सुनवा दी जाए तो बहुत सारे लोगों को शक होगा, उन्हें खुद भी शक होगा कि शायद ये मैंने तो नहीं कहा। श्याम रंगीला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम रंगीला से कई मुश्किल सवाल हम यहाँ पूछेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि मिमिक्री करते करते, कॉमेडी करते करते राजनीति का ख्याल कैसे आ गया। श्याम, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि अचानक जो है, आप बड़े कामयाब व्यक्ति हैं कॉमेडी के क्षेत्र में, आप अचानक राजनीति में क्यों आने लगे? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, कॉमेडी में मैं कामयाब हूँ मुझे इसका पता नहीं है, क्योंकि जो कामयाब है ना वो टीवी पे काम कर रहे हैं और मैं टीवी पे काम करना चाहता था। 2017 में मेरा लाफ्टर चैलेंज का जो एपिसोड था वो बैन हो गया था। तब से मुझे लगा कि ये जो राजनीति है ना इसमें घुस रही है और मैं 2014 से मोदी जी का फैन रहा हूँ। 2017 में जो है लाफ्टर चैलेंज में मैं था और वो जो मेरा एपिसोड था वो मैंने इतने टाइम से इतनी प्रैक्टिस करके बनाया था और वो जो बैन हो गया। तब मुझे पता चला कि यार, जब मैं 2014 से मैं पोस्टें शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और वही मोदी जी की तरफ से यूँ आ रहा है, उसी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि ये चीज़ें आप टीवी में नहीं चल सकती, तो वहाँ से मुझे बहुत ठेस पहुँची। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि अब कॉमेडी के अंदर राजनीति आने लग गई है और उसके बाद से तो आप ये मानिए कि मैंने जो भी कोशिश करी टीवी में आने की, तो वो टीवी में आ नहीं पाया, क्योंकि जो भी चैनल बनाता था वो ये कहते थे कि आपका अप्रूवल नहीं आ सकता है, आपका अप्रूवल नहीं है, आप टीवी पे नहीं आ सकते हो। तब मुझे यूट्यूब का सहारा लेना पड़ा। फिर मैं यूट्यूब पे करने लगा। तो यूट्यूब पे किया तो पेट्रोल पंप वाले वीडियो पे मुद्दा उठ गया, उस पे केस होने को तैयार हो गए। फिर अभी रिसेंटली जंगल सफारी का बनाया मैंने, उस पे भी केस होने को तैयार हो गए। तो जो चीज़ें जो चली तो मुझे यूँ लगा कि यार, राजनीति जो है वो कॉमेडी में आ रही है और राजनीति में अगर देखा जाए तो कॉमेडी चल रही है। तो मुझे लगा कि जब दोनों चीज़ें हो ही रही है तो क्यों ना मुझे ही वहाँ जाना चाहिए, बनारस में, और मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो कौन से केसेस थे हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को आपके लिए, आपके इर्द गिर्द इतनी सेंसरशिप है कि आपसे जुड़ी खबरें भी नहीं छपती हैं। देखिए, 2017 के अंदर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया था और वो जो आता था शो, वो पहले आता था 2007-8 में, जो बंद हो गया था। उसके बाद दोबारा आया 2017 में। तो मैं वो शो देख करके मुझे सपने आए थे कि यार, मैं भी एक ड्रीम रखता हूँ कि टीवी में आऊँगा और लाफ्टर चैलेंज में ही आऊँगा। तो जब वो शो आया 2017 में तो मुझे लगा कि यार, ये अब टाइम है मुझे आने का इसमें, और अभी
मेरा सही समय है और मैं मिमिक्री भी मोदी जी की करता हूँ और इतना सब बढ़िया लगा, इतना सबने एन्जॉय किया, अक्षय कुमार ने खुद ने एन्जॉय किया। वो तो 1 महीने बाद पता चलता है कि ये जो टेलीकास्ट होना है ये नहीं होगा अब, क्योंकि ये सेंसर हो गया है, इसको नहीं कर सकते हो आप। तो उसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं थी, इतनी सही-सही चीज़ें थी। मोदी जी के बारे में तो इतना कहा हुआ था कि भाइयों-बहनों, बेबी को बेस पसंद होगा, बेबी को बेस पसंद है, हाँ, बेबी को बेस पसंद होगा लेकिन मुझे तो देश पसंद है। तो इसमें कहाँ मतलब ये था कि अब वीडियो हटा दिया जाए। राहुल गांधी जी के बारे में था कि भाइयों-बहनों, मैं बचपन में चाय बेचा करता था। ट्रेन में किसी को चाय दी, एक गिलास दिया तो पकड़ते ही बोले, "देखिए भैया, देखिए, ये जो कप है, इसमें ना भैया चीनी है, ना कोई चाय है, ना दूध है। इसमें कुछ भी नहीं है भैया।" तो मोदी जी बोलते हैं, "कप खाली है, अभी चाय कहाँ डाली है?" तो ये जब जो चीज़ें थी, मैं ये जब सुनता हूँ, मैं वापस वीडियो देखता हूँ, ज़िंदगी में मतलब 2017 से मैंने अब तक वो जब भी देखा है तो मुझे बहुत दुःख हुआ है कि यार इसमें इतनी अच्छी बातें थी मोदी जी के लिए, फिर भी सेंसर कर दिया गया। लोगों ने इतना वो लीक होने के बाद में इतना शेयर किया, तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने धीरे-धीरे मैंने कहा अब टीवी में तो आ नहीं सकते, तो मैंने जो है वीडियो यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया। तो मैंने पेट्रोल जो था वो सबसे महँगा हमारे श्रीगंगानगर में था, वहाँ पे मैंने पेट्रोल पंप पे वीडियो बनाया। वो पेट्रोल पंप पे वीडियो बनाया, वो पेट्रोल पंप गंगानगर का, वो लोग जो है वो हमारे लोकल के, और केस करने को तैयार हो गए हैं। मुझे पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा है कि आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, आपके खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो कह रहे हैं आपने जो है वो ऐसे देश की जो भावनाएँ हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने का काम किया है। मैंने कहा सर ऐसा क्या कर दिया? तो पता चला कि पेट्रोल जो है वो ₹100 हो गया, इस पे वीडियो बना दिया मैंने, तो इसमें भावनाएँ भड़क गई। तो ये जो चीज़ें हुई मेरे साथ तो जो होता ही है, लेकिन हमारे जो घर परिवार के लोग हैं उनको बहुत लगता है कि यार तुम क्यों करते हो ऐसे? लेकिन मेरा जो दिल है वो मैं ही जानता हूँ कि यार इसमें क्या बुरा है। लेकिन जब चीज़ें यूँ होती है ना तो फिर बहुत पीड़ा बहुत होती है। जैसे मोदी जी कहते हैं पीड़ा होती है, तो पीड़ा हमें भी होती है। फिर उसके बाद में अभी जैसे जंगल सफारी वाला जो मोदी जी ने वीडियो बनाया, अभयारण्य गए, इधर-उधर गए, मैंने भी बनाया। मोदी जी ने भी खाना खिलाया, मैंने भी खिलाया। मोदी जी ने खिलाया तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने खिलाया तो वाइल्ड लाइफ का उल्लंघन हो गया। तो उल्लंघन हो गया तो मेरे पे वो चीज़ें चली, केस-वेस, बोले आप पे होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है माफ़ी माँग लो। मैंने कहा ठीक है, अभी वो नीलगाय है उससे माफ़ी माँग लेता हूँ, उसको ही मैंने खिलाया था। अगर उसको कोई स्वाद में बुरा लगा या कोई नियम का उल्लंघन हुआ है तो ठीक है, माफ़ी माँग लेते हैं, मोदी जी तो ऐसा करेंगे नहीं कभी। तो मैंने जो है वो माफ़ी के तौर पे मुझसे ₹11,000 भी वहाँ पे फ़ाइन के तौर पे लिए गए, तो मैंने वो दिए भी। अब वो नीलगाय तो 11,000 का कुछ करेगी नहीं। तो वो चीज़ें हैं, सब ये चीज़ें हुई तो मुझे लगा कि अब जो है ना, अब मुझे और कुछ करने को रह नहीं गया है, तो कम से कम अब जो सूरत में हो रहा है, लोकतंत्र जो है उसके साथ मज़ाक हो रहा है, तो क्यों ना मज़ाक करते-करते फिर हमें भी वाराणसी जाना चाहिए, और वाराणसी में मोदी जी हैं, तो मोदी जी के खिलाफ जाएँगे, तो और भी बढ़िया रहेगा। बस यही विचार थे मेरे। क्या शानदार बोलते हैं आप श्याम रंगीला। मुझे नहीं मालूम वोट आपको कितने मिलेंगे, लेकिन आपको सुनने बहुत लोग आएँगे। मैं खुद आपकी एक तरह से फ़ैन हो गई एक बार फिर से। कितना शानदार आप पिरो जिस तरह रहे हैं, यही ख़तरनाक है, और मैं आपके इस पूरी हँसी में, मज़ाक में छिपी हुई वो पीड़ा देख पा रही हूँ। उम्मीद तो ये थी कि आपकी योग्यता, आपके टैलेंट को देश देखता, लेकिन अभी हम आपके मज़ाक के पीछे छिपी हुई पीड़ा हम देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इससे पहले कि मैं वाराणसी के ऊपर आऊँ और ये आपसे जानने की कोशिश करूँ कि कितने गंभीर हैं आप इस चुनाव को लड़ने के लिए, वाक़ई कहीं मज़ाक तो नहीं कर रहे हैं? वाक़ई सिर्फ़ खबरों में आने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं? मुझे बताइए कि 2017 से लेकर अब तक 7 साल गुज़र रहे हैं। आपका पूरा सफ़र कैसे रहा? आपका करियर कैसे रहा? आपको किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? आपके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो कि अपने सिर्फ़ ज़रा से 1 डेढ़ मिनट के वीडियो से आप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं। इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति को क्या कारोबार मिल रहा है? क्या आपका पेट भर पा रहा है? आपको रुपया पैसा मिल पाता है? देखिए, बहुत ही अच्छी आपने बात मुझसे पूछी है, और रुपया पैसा जो है ना वो, मैंने अगर पैसा देखा होता कभी, मतलब एक मुझे ये भी लगता है कभी-कभी, मुझे खुद पे गुस्सा भी आता है इस चीज़ में। तो जैसे मोदी जी ऐसे बना के बोलते हैं ना कि मैं मुझे लगता है कभी-कभी मुझे ये छोड़ देना चाहिए। मैं क्यों करता हूँ ऐसे? तो मुझे भी लगता है कि मैं क्यों करता हूँ ऐसे? मतलब मेरे जो साथ वाले लोग हैं, जो बाकी कॉमेडियन हैं, ब कोई राजनीति से दूर हैं, अपना काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो भी उनको बुला रही है, जहाँ पे बीजेपी की है स्टेट में, वो भी उनको बुला रही है शोज़ में। मुझे कोई नहीं बुला रहा क्योंकि मैं दोनों की मज़ाक उड़ाता हूँ।
तो 2017 तक तो मुझे बाद में शोज़ मिलते थे कि हाँ, ठीक है, ये करता है। लेकिन बाद में धीरे-धीरे मिलना कम हो गए और मुझे बाकायदा रीज़न भी बताया जाता था कि यार ये मतलब आप पे ये इश्यू ये आ रहा है, थोड़ा-सा ये ना पॉलिटिकल का इश्यू आ रहा है। तो पॉलिटिकल का इश्यू आ रहा है तो ऐसा हमने कर क्या दिया है पॉलिटिकल में? लेकिन मेरा जो दिल है ना वो अड़ा हुआ है कि यार मेरा मन भी वहीं लगता है, मेरा मन भी पॉलिटिक्स में ही लगता है। अभी मिमिक्री की जब बात आती है, तो लोग कहते हैं कि मेरा घर मोदी जी की वजह से चल रहा है, मैं मोदी जी की वजह से जो है फेमस हुआ, मैं मोदी जी की वजह से ही जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद कर रहा हूँ, जिससे घर चल रहा था उसी के सामने खिलाफ खड़ा आ रहा हूँ। तो लोगों को ये लोग ख़ैर समझेंगे भी नहीं लेकिन मेरा ये बताने का मकसद है कि जो करता हूँ ना, मैं मोदी जी का दिखता नहीं हूँ मोदी जी की तरह कि मैं जाके रैलियों में हाथ हिला रहा हूँ। मैं आवाज़ निकालता हूँ। आवाज़ मैं राहुल गांधी जी की भी निकालता हूँ। आवाज़ में मेरा ये टैलेंट है कि मैं आवाज़ निकाल पाता हूँ। जिनको मैं देखता हूँ लगातार उनके जैसी आवाज़ निकाल लेता हूँ। मेरा ये टैलेंट है। तो मोदी जी की जगह अगर कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं उनकी भी आवाज़ निकालूँगा। मेरा जब टाइम आया तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब मैं मनमोहन सिंह जी की आवाज़ निकालता था। तो जब मैं छोटा था और सोनिया गांधी जी की उस समय निकालता था, अब मैंने वो बंद कर दी क्योंकि वो नहीं है प्रधानमंत्री। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो मैं उनकी भी बंद कर दूँगा। लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि श्याम रंगीला जो है प्रधानमंत्री की नकल करके ही यहाँ तक पहुँचा है, उसका घर ही मोदी जी की आवाज़ से चल रहा है। अब वो जो है वो लाइमलाइट में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए जो म कुछ ऐसा मिल जाए उसको, ऐसे इसलिए कर रहा है। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी रोज़ी-रोटी मोदी जी की वजह से चल रही थी, तो अब मेरा मन पराठे खाने का हो रहा है। तो मैं पराठे खाना चाहता हूँ मोदी जी की वजह से। आप यूँ समझ लीजिए जो भक्त हैं वो जो कह रहे हैं, तो मेरे को खाने किसी को मोदी जी की वजह से रोटी मिल रही है, पराठे मिल रहे हैं, गुलाब जामुन मिल रहे हैं, तो मिलने दीजिए उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्या एक व्यक्ति को रोटी नहीं मिलेगा मोदी जी की वजह से? रोटी नहीं, अब आपको पराठे चाहिए और आपकी एक-एक बात एकदम दिल पे चोट कर रही है। अक्सर मैं सुनती हूँ ये बात कि भई आपकी पत्रकारिता क्या है, आप तो मोदी आलोचना करती हैं। देखिए, आपको तो मोदी आलोचना की वजह से आपका घर चल रहा है, आप महँगे कपड़े पहनती हैं, आप विदेश यात्राओं पे जाती हैं। इस तरह के जो टिप्पणियाँ हैं, टीका टिप्पणियाँ हर रोज़ मैं सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ, श्याम रंगीला आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आपने कहा मन भी आपका राजनीति में लगता है। कभी-कभी मेरा भी मन होता है कि तमाम जो धमकियाँ मिलती हैं, तमाम जो खतरे हैं इस पत्रकारिता में, इसे छोड़ के कुछ और किया जाए, लेकिन मन भी यहीं लगता है। ये मन भी कुछ ऐसा है, लगता सिर्फ़ यही है, जो आप जैसा महसूस कर रहे हैं, वैसा मैं लगातार पिछले बहुत सारे सालों से करती रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ मुद्दे की बात पर। आप मुझे बताइए, आप आते राजस्थान से हैं और आपने अभी ये भी कहा कि आपके दौर में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी थे। आप मुश्किल से 30 साल के भी नहीं हैं और ज़ाहिर है जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो आपकी क्या उम्र ही रही होगी, उस वक़्त कॉलेज में ही होंगे आप। तो अब मुझे बताइए कि राजस्थान से चुनाव न लड़कर आप वाराणसी से क्यों लड़ना चाहते हैं? फिर आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप हेडलाइंस में छाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं छाना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं छाऊँगा, मैं यहाँ से लड़ूँगा, हो सकता है मुझे कोई ना सुने। मैं वहाँ पे सुर्खियों में छाऊँगा तो मैं ये बात बोल पाऊँगा पूरे देशवासियों को कि जो सूरत में हो रहा है, जो चंडीगढ़ में हुआ, जो इंदौर में हुआ, वो नहीं होना चाहिए, वो लोकतंत्र की हत्या है। अगर आप कहते हो आप अंधभक्त भी हो, आप भक्त भी हो, आप कितने भी सपोर्टर हो, मैं 2014 में भी सपोर्टर था, लेकिन जो चीज़ सूरत में हो रही है, वो देश के लिए ठीक नहीं है, वो उनके वहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर 10 लोग भी अगर वहाँ कहते हैं कि 75% लोग बीजेपी को वोट देते हैं, तो अगर 25% भी नहीं देते, तो उनको अधिकार तो है ना, एटलीस्ट वहाँ पे 8 लोग खड़े थे, निर्दलीय कोई उसी उन्हीं को दे देता। तो उनको वापस क्या ज़रूरत थी उनसे बात करने की? क्या बीजेपी ने बात नहीं करी उनसे? क्या बीजेपी में वो नहीं आए कांग्रेस के कैंडिडेट जो थे? तो ये है ना लोकतंत्र को खत्म करने का काम है। आप कहते हो कि हमने 370 हटा दी, हमने बताया था हटाएँगे, हटा दी। राम मंदिर का जो राम को लाएँ, उनको लाएँगे। बहुत बढ़िया बात है, राम मंदिर बनना ही चाहिए, बन गया, मैं जाऊँगा, बिल्कुल उसमें धोखा लगाऊँगा, सब चीज़ करेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप जो है ना लोकतंत्र का यहाँ पे हत्या कर रहे हैं, जो जैसे सूरत में आपने करी, तो मुझे वो बहुत पीड़ा होती है। तो मैंने वाराणसी इसलिए चुनी, मैंने कहा वाराणसी चुनेंगे, वहाँ पे मोदी जी खड़े हो रहे हैं और मोदी जी जो हैं, मैं उनकी नकल करता हूँ, मेरे को लोग सुनते हैं एज़ ए मोदी जी। जब मोदी जी बीच पे जाते हैं, तो मैं उनके बीच के वीडियो बनाता हूँ, जब मोदी जी कुछ और करते हैं, तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो अब मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी ने तो कहा था कि भाइयों-बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा, मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूँगा। तो मैं जो है उसी पे चल रहा हूँ, मैं मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। अगर राजस्थान में होता तो मैं उस भाषा में जवाब नहीं दे पाता। तो यही है। मैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ा देर हो गई। प्रधानमंत्री हमें इंटरव्यू नहीं देते मोदी जी। सोच रही थी आपको बिठा के एक रोज़ सारे वो सवाल पूछ लेती जो मुझे पूछने थे प्रधानमंत्री से। कम उनकी शक्ल ना सही तो उनकी आवाज़ में कुछ जवाब तो मिल जाते।
लेकिन आप बताइए, अरविंद केजरीवाल से लेकर अजय राय तक बड़े-बड़े लोग जो हैं उनके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा है प्रधानमंत्री मोदी के, और वो तो लाखों वोटों से जीतते हैं। तो यानी जीतना आपका मकसद नहीं है, और मैं तो कह रही हूँ कि अब बल्कि करना ये चाहिए था प्रधानमंत्री को कि उनके पास समय की कमी है, देश भर में चुनाव हो रहा है 500 से ज़्यादा सीटों पर। कुछ सीटों पे आपको भी भाषण के लिए भेज दिया होता। बिल्कुल भेज दिया होता, मन की बात होती है, मन की बात करवा लेते मेरे से। और जो अलग-अलग भाषा में मोदी जी कुछ भी करवा सकते थे हमसे, लेकिन मोदी जी ने मोदी मैंने बहुत ट्वीट किए, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी को पता नहीं कि ऐसा कोई लड़का है देश में जो मेरी आवाज़ निकालता है। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद अगर यूँ होता, फिर मेरा अगर कुछ मन होता तो मैं अलग तरीके से आता। लेकिन अब जो है श्याम रंगीला जो है वो मोदी जी की आवाज़ निकालता है और वो टीवी में आना चाहता है, उसको वहाँ पे रोक लग गई, वो यूट्यूब पे कर रहा है तो केस हो गए। तो फिर इंसान बदलता भी है, वो सोच भी बदलती है। तो मेरी सोच दो दो 2014 में थी, 10 साल बाद बहुत बदल चुकी है। और मोदी जी अगर 2017 में भी मुझे बुला करके कहते कि यार ये तुम ये करते हो, तुम ये कर लो, तो हो सकता है मैं मोदी जी के साथ काम कर रहा होता, टीम में काम कर रहा होता, उनकी रैलियों में जा करके उनसे पहले कुछ बोल रहा होता। वो अलग अलग चीज़ें थी, और तब वहाँ पे मुझे लगता है कि यार यहाँ पे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो वो एक अलग चीज़ होती। लेकिन अब तो यूँ है कि बहुत अलग समय है, और अलग मेरे सोचने की ये तो शर्तिया ये तो शर्तिया बात है बिल्कुल कि आपको ज़रूर मोदी जी, उनकी पूरी टीम अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब आप मुझे बताइए, मैं आ जाती हूँ मुद्दे की इस बात पर कि 2014 में आप उनके फ़ैन हुआ करते थे, उनके लिए पोस्ट उनके समर्थन में डाला करते थे। 2017 में फिर ये तमाम मामला आपके साथ हो गया कानूनी, कि आपको टीवी पे जगह देना बंद हो गया। यूट्यूब पे आप आए तो वहाँ मुकदमे हो गए। मैं देख रही थी आपके ट्वीट्स को भी लोग लगातार मास रिपोर्टिंग करते हैं। यानी हर तरफ से धमकियाँ, केस, एक सिर्फ़ मज़ाक करने के लिए। तो ये आपकी पर्सनल वजह है जिसके तहत आप राजनीतिक रूप से तब्दीली आई है, या आपको लगता है कि वाक़ई देश में लोकतंत्र का संकट है, पारदर्शिता का संकट है, और जो फ़िलहाल चुनाव की पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसके पारदर्शी और स्वच्छ होने का संकट है? आपने इंदौर का ज़िक्र किया और आपने सूरत का ज़िक्र किया। आपको पर्सनल ये प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि वाक़ई ये मुद्दे हैं? दोनों चीज़ें हैं, पर्सनल प्रॉब्लम भी है और दूसरी चीज़ भी है। अगर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं फिर भी सोचता, या फिर मैं एक लेवल होता बात करने का, मतलब कि अगर मैं ऐसी चीज़ होती तो मैं मेरे दोस्तों में इधर-उधर ग्रुप में जैसे सब लोग करते हैं, बाहर आने से डरते हैं, तो मैं थोड़ा-सा यूँ सोचता कि चलो ये चर्चा हो रही है कि यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन जब मेरे पास और कुछ करने को ऑप्शन नहीं है, मैं अगर यूट्यूब पे भी करूँगा, तो मुझे पता है कि कहीं न कहीं जैसे मेरे पे हो रहा है, तो चीज़ें चलेगी। तो मैं जो है, जो अब माहौल दिख रहा है मुझे, अभी मैं 1 महीने भर पहले भी मुझे इतना नहीं था कि मैं यूँ करूँगा, कि मैं लड़ ही लूँगा, मैं वहाँ पे यूँ करूँगा, इतना कुछ बोलूँगा, सब चीज़ें मुझे पता नहीं था, ये कोई सोची-समझी चीज़ नहीं है। लेकिन जब ये हुआ कि नामांकन वापस ले रहे हैं लोग, तो थोड़ा-सा लगता है यूँ, लोग फ़ोटो डाल रहे, मतलब पीछे बैठे हुए हैं कांग्रेस के कैंडिडेट और स्माइल कर रहे हैं, और मतलब इसको जीत समझ रहे हैं। तब मुझे लगा कि जाना चाहिए वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, बात सिर्फ़ बीजेपी की नहीं है, लोकतंत्र की हत्या सिर्फ़ बीजेपी नहीं कर रही है, सम्मिलित उसमें वो 2 लोग भी हैं जो कांग्रेस के थे। तो अब मैं किसी के लिए बोलूँगा कि भैया आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो ये बात भी तो ना करवा तो वो ही रहे हैं। तो जब कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी है जो विरोध में लड़ रही है, उनको 2 मतलब 543 लोग चाहिए उनको वो ईमानदार नहीं मिल पा रहे हैं, वो एकदम वो नहीं मिल पा रहे हैं कि ये हमारे 543 है। ये तो अगर 543 अगर 200 कांग्रेस के जीत जाएँ, तो ये तो बाद में भी ले सकते हैं, बीजेपी वाले तो कभी भी ले सकते हैं। तो ईमान तो वो है ना, वो किसी का खुद का ही नहीं है। तो लेकिन बात वो है कि सूरत में जैसे हुआ, तो सूरत में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे जीत ही रहे हैं, जहाँ पे नहीं जीते फिर तो बीजेपी करेगी, करेगी। तो चीज़ें जो है वो हो ही रही है, इसी वजह से मुझे जी। लगा कि मुझे जाना चाहिए। चलिए, ये तो मान लिया आपकी बात से, सीरियस नहीं है। इतना आश्वासन तो मिल रहा है आपकी बात से कि कम से कम आप तो अपनी जो नामांकन है वो वापस नहीं लेंगे। मुझे कम से कम इस इंटरव्यू से तो ये जी। एहसास हो रहा है। अब मुझे बताइए कि वाराणसी जाकर आप नरेंद्र मोदी की आवाज़ में मिमिक करेंगे, वहाँ भाषण देंगे? अगर आपको देना हो कुछ सेकंड का भाषण तो कैसे देंगे? हमारे दर्शकों को ज़रा सुनाइए। देखिए, मोदी जी जैसे भाषण देते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं जैसे बनारस में कभी गया नहीं हूँ, तो मैं अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप गए हो क्या? मैं कहता हूँ मैं नहीं गया हूँ। लेकिन अगर मोदी जी होते ना और मैं वहाँ पे पहली बार जाऊँगा, तो मैं मेरी अलग बातें करूँगा। अगर मोदी जी की मैं तरीके से बात करूँ, तो मैं अगर जाऊँगा तो जाते ही बोलूँगा, भाइयों-बहनों, मैं बनारस में आज आया हूँ। साथियों, आपको यकीन नहीं होगा,
बनारस से तो मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरा बहुत पुराना नाता है जी। जब मैं बचपन में गाना सुना करता था, खाई के पान बनारस वाला, तो मुझे पीड़ा होती थी कि ये बनारस का पान मैं कब खा पाऊंगा। और इसलिए आज मैं बनारस में आकर के आप सबके बीच आपके बनारस का पान मैं खाऊंगा, तो मेरा जुड़ाव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अगर मोदी जी के तरीके से मैं बोलूंगा तो ऐसी बातें होंगी वहां पे। क्या अद्भुत आपके अंदर प्रतिभा है। आप ये सोचिए, दर्शकों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैंने बिल्कुल श्याम रंगीला को ये नहीं कहा था कि मैं आपके साथ कार्यक्रम के दौरान आपसे मैं ये चाहूँगी। बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू, जिसे बिल्कुल कहते हैं, एकदम स्वतः तरीके से ये फूटी हुई प्रतिभा है श्याम के अंदर। और बड़ा दुख भी हो रहा है कि इस तरह की प्रतिभा को ये देश बजाय इसके कि निखारता, आगे बढ़ाता, प्रोत्साहन देता, जेल की हवा खाने की धमकियाँ मिल रही हैं और उनके करियर को किस तरह से सप्रेस करने की कोशिश हो रही है। श्याम, अगर अब जब नई सरकार बनेगी, नए प्रधानमंत्री होंगे या यही पुराने पुराने प्रधानमंत्री फिर नए दोबारा हमें मिलेंगे, मैं नहीं जानती। मुझे बताइए, आप किस तरह का माहौल आप चाहते हैं देश में कॉमेडियंस के लिए होना चाहिए, वो लोग जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए होना चाहिए? किस तरह का आदर्श माहौल चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अगर बाकी जैसे माहौल बन रहा है वैसे नहीं बनाए, मैं कह रहा हूँ 543 में से 500 सीटों पे अगर मोदी जी जीतते हैं, बीजेपी जीतती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग वोट देते हैं, लोगों से जीतती है, निष्पक्ष तरीके से जीतती है, तो कोई इश्यू नहीं है। मेरी तरह बहुत लोग हैं जो विरोध में होंगे, बहुत लोग हैं जो बीजेपी में थे 2014 से पहले और वो विरोध में थे। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मेरा कोई भाई है, तो वो कहेगा मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं कहूँगा मैं कांग्रेस का हूँ, ये कहेगा मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन निष्पक्ष तरीके से अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर आप जैसे बात करते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर इस पे चलना भी चाहिए। और कॉमेडियंस के लिए तो ये चीज़ है कि कॉमेडियंस का कुछ हक होता है, वो उस अपने दायरे में वो चीज़ें करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है और वो लगभग करते भी। आज वो टाइम रहा नहीं है इतना कि लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। तो जैसे मेरे साथ हो रहा है, वैसे किसी और के साथ ना हो। 2014 से पहले मैंने देखा है टीवी पे खुद ने कि मनमोहन सिंह जी का गेटअप बना के लोग आ रहे हैं, सोनिया गांधी जी का कैरेक्टर कर रहे हैं, बाबा रामदेव का भी कर रहे हैं। वो चीज़ आज मुझे 10 साल में ही देखने को नहीं मिली कहीं, कहीं नहीं मिली, मतलब कोई भी कहीं भी नहीं मिली। तो ये फ़र्क है ना। तो मैंने ट्वीट भी किए हैं, तो कभी मोदी जी ने ये तो या उसकी उनकी टीम ने ये तो नहीं बोला कि ये करने दो इसको, कितना बड़ा ये मुद्दा बन रहा है। 2017 में बहुत बड़ा मुद्दा बना था। किसी ने कहीं नहीं, मैंने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था, उस समय सबसे पहला वो इंटरव्यू वही था। तो वो जो चीज़ है वो था उस टाइम, पता था सबको, लेकिन नहीं हुई। तो आज 2024 आ गया और ज़्यादा मतलब यूँ होता जा रहा है कि इनको थोड़ा-सा कंट्रोल करो, इनको थोड़ा कंट्रोल करो। ऐसे कंट्रोल ना करके जो चीज़, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि मीडिया तो स्तंभ है, मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए, वो ह्यूमर को पसंद करते हैं। ओरिजिनली में ऐसा कुछ है नहीं, दिक्कत ये है। तो ये हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग जो कहते हैं ना कि श्याम रंगीला की रोज़ी-रोटी मोदी जी की वजह से चलती है, मैं इस चीज़ पे 100% एग्री हूँ। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी अगर मेरे सामने भी आएँगे, सपने में भी आते हैं, तो मैं पैर छू लेता हूँ उनके, आशीर्वाद लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही उस लेवल के व्यक्ति हैं जिनकी मिमिक्री करके मैं इतना फ़ेमस हो गया। मुझे पैसे भी मिले, मुझे शोज़ भी मिले, इधर-उधर कुछ काम भी किया मैंने। यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं, उनकी वजह से आते हैं। लेकिन मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी की जगह अगर कोई और प्रधानमंत्री बना, मैं तो फिर भी काम करता रहूँगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब फिलहाल बिल्कुल मैं मेरी रोज़ी-रोटी चल रही है, लेकिन आगे भी मेरी किसी न किसी की मिमिक्री करके ही चलेगी। ये मैं भरोसा सबको ये दिलाना चाहता हूँ। विडंबना है, क्योंकि अगर मैं मोदी जी की जगह होती तो मैं समझती कि शायद आप तो सिर्फ मेरी पॉपुलैरिटी में, मेरी लोकप्रियता में इजाफा ही कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब आखिरी बात, आपको शुभकामनाओं के साथ आप बताइए कि मैं मान के चल रही हूँ कि आप जीत गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी वाराणसी से श्याम रंगीला के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नरेंद्र मोदी हार गए। श्याम रंगीला अब वाराणसी के नए सांसद होंगे। हज़ारों लोगों की भीड़ आपके सामने है और आप एक जो विजयी घोष है वो दे रहे हैं, आप एक विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? भाइयों-बहनों, पहले तो यही बोलूँगा मैं, भाइयों-बहनों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे कभी लगा नहीं था कि इस प्रकार से आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मैंने तो सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी अगर जीत गए, तो जैसा मोदी जी ने कहा था,
मैं भी फकीर आदमी हूं जी, झोला उठा करके चल देता, लेकिन आपने झोला उठाने नहीं दिया। आपने झोला मेरा यहीं रख लिया, मुझे भी यहीं रख लिया, और इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो इसमें वाह ज्यादा वाह मजा कमाल है आप, कमाल है, बिल्कुल वाक़ई शानदार, बेमिसाल, शानदार, बाकमाल, क्या शख़्स हैं आप। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका श्याम रंगीला, मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना, शुभकामनाएँ आपके साथ यही हैं कि आप चुनाव जीतें ना जीतें, आपकी जो ये खुली आवाज़ है, ये खुली हँसी है, जो आपका गला है, ये बरकरार रहे, सलामत रहे, इस लोकतंत्र में आपके जैसे बोलने वाले लोग ज़िंदा रहें, ताकि इस लोकतंत्र को धड़कनें मिलती रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।